जय हिंद। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। दोस्तों, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस ऑफ ऑल द वुमेन्स, किसी भी महिला के साथ इस तरह का लैंगिक उत्पीड़न होता है तो उसके लिए 2013 में हमारे देश में एक कानून बनाया गया था। परंतु इस कानून की उत्पत्ति क्यों हुई, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या इसका इतिहास है और कितने हमारे पास फायदे हैं यदि किसी भी महिला के साथ, चाहे वह किसी के घर को पोछा मारने जा रही हो, खाना बनाने जा रही हो, कोई भी ऐसा कार्य कर रही हो, तो ऐसी किसी भी महिला के साथ ऐसा कोई कार्य होता है तो वो किस तरह, किस कमेटी से मिलके ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में ला सकती है और अपने लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, बात यह 1992 की है। सिर्फ 1 मिनट में मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको पूरी वीडियो के बारे में बताने वाला हूं। तो 1992 में भाई, एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूं क्योंकि अभी मैं 20 मिनट की वीडियो बना चुका था, फिर दोबारा से। हाँ भाई, मैं अभी पूरी 20 मिनट की वीडियो बना चुका था और उस पे वीडियो पे यार टिक करना भूल गया था, सॉरी। हाँ, तो बात करते हैं 1992 में। 1992 में हमारे जयपुर के जनपद, जो हमारा जयपुर जिला है, उसमें एक गांव था। उस गांव का तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, परंतु उस गांव की एक सोशल एक्टिविस्ट महिला थी, भवरी देवी। उस भवरी देवी महिला का, उसका क्या काम था, वो किसी भी कार्य स्थल पर काम करती थी, किसी आंगनबाड़ी में थी या फिर एक सोशल एक्टिविस्ट थी, सोशल वर्कर थी भाई। तो वो कोई भी यदि उसके गांव में या फिर गांव समाज में, आसपास के एरिया में कोई भी ऐसा प्राकृतिक कृत्य होता था तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाती थी। तो इसी का अनुसरण करते हुए उनके गांव में जब 2 नाबालिग बच्चों की शादी हो रही थी तो उस औरत ने पहले उनको समझाया और समझाने के बाद नहीं माने तो संबंधित जो भी उनका निजी थाना था वहां पे शिकायत दर्ज करवा के उस विवाह को रुकवा दिया। परंतु उसका यह कारण, मतलब कि जब भी उन्होंने विवाह रुकवाया तो उस टाइम तो वह विवाह रुक गया, परंतु 2 4 5 7 दिन बाद विवाह तो दोबारा से हो गया। परंतु उसका अंजाम इस भवरी देवी को झेलना पड़ा। जो उससे संबंध रखते थे, उसके घर वाले या फिर उसके कोई भी आस पड़ोस के लोगों ने गैंग रेप उस भवरी देवी का कर दिया। तो गैंग रेप कर दिया, वो भी उसके कार्यस्थल पर। तो इसकी आवाज उठाते हुए उनका मुकदमा भी दर्ज हो गया, उनके खिलाफ केस भी हो गया, परंतु वो सभी आरोपी बरी निकल गए। इससे एक मूवमेंट की वहां पर स्थापना हुई, मूवमेंट हो गया, बहुत ज्यादा विरोध हो गया पूरे देश में। तो एक बड़ा सा मामला तूल पकड़ गया, जो 1997 में हमारे विशाखा गाइडलाइंस जारी हुई थी, जो अभी 2013 तक चल रही थी, उसी के अनुरूप यह हमारा सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस लागू किया गया है, एक अधिनियम बनाया गया है। तो विशाखा गाइडलाइंस क्यों जारी की गई, क्योंकि हमारी महिलाओं को एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना उस समय की एक जरूरत बन गई थी। इसी के तहत 1993 में एक सम्मेलन भी हुआ था, पूरे संसार में बहुत सारे देशों ने उसमें हिस्सा भी लिया था, हम भी उसमें से एक थे, भारत देश। तो कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स, मतलब कि उनके खिलाफ ऐसा कोई भी भेदभाव होता है तो वो उसको रोका जा सके। इसके अलावा जो भी हमारे अनुच्छेद 14 15 या 21 का हवाला देते हुए जो हमारी महिलाओं को स्वतंत्रता है, समानता का अधिकार है, लिंग भेद, जाति, सेक्स, इनके आधार पर कोई भी हम भेदभाव नहीं कर सकते। और धारा नंबर ना सॉरी अनुच्छेद नंबर 14 में उनको विधि के समक्ष भी बराबरी का अधिकार है। तो इन अनुच्छेदों का हवाला देते हुए, दूसरा, सेक्सुअल हरासमेंट से बचने के लिए महिलाओं के लिए उस समय में यह विशाखा गाइडलाइंस बहुत जोर से शोर से कार्य कर रही थी। इसके अलावा एक मीटू मूवमेंट भी था भाई, ठीक है। इसके बाद 2013 में यदि मैं बात करूं, 2013 में जो ये एक्ट लाया गया, तो इस एक्ट के जरिए अब कोई भी यदि महिला कंपनी में जा रही है, कोई भी ऑफिस में जा रही है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में है, डीसी ऑफिस में है, किसी डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर कार्य कर रही है, झाड़ू पोछा वगैरह ऐसा कोई भी कार्य कर रही है, तो ऐसी महिलाओं को अब कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी 5 मिनट में आपको सभी कानूनों के बारे में बताने वाला हूँ। इसके अलावा जितने भी मेरे B1 टेस्ट की तैयारी कर रहे मेरे भाई है, या फिर हमारे देश के किसी भी प्रोमोशनल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या इसके अलावा आम नागरिक, क्योंकि आम नागरिक को ऐसी 2 4 धाराएं पता होना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा जाने अनजाने उनसे ना जाने कितनी सारी गलतियां हो जाती है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यह एक्ट जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल एक्ट था। तो ये भाई कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न एक्ट 2013, इसमें 8 अध्याय है भाई और 30 धाराएं हैं, यह आपको याद रखने की जरूरत है। और यह एक्ट 2013 में 9 दिसंबर को लागू किया गया था। इसके अलावा मैं जो इसकी मुख्य मुख्य धाराएं जो आपके पेपर में भी आ सकती है, जो आम नागरिक के लिए जरूरत है, वो मैं आपको अभी डिस्कस करवा देता हूं, ताकि आपके 1 2 या 3 नंबर जितने भी इसमें से आए वो आप आसानी से कवर कर सको, ठीक है भाई। और इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, आप मेरी वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद भी यदि आपको याद नहीं होता है तो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, फिर उसको लिख के देखिए, और आसानी से जब भी आप पेपर देने जाओ एक बार आप उसको रिवाइज कर सकते हो और आप आसानी से उसमें 100% अंक प्राप्त कर सकते हो, ठीक है भाई।
तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ धारा नंबर 1, जो जितने भी एक्ट, माइनर एक्ट आप पढ़ोगे या फिर जितने भी संहिता पढ़ोगे, तो उसमें सबसे पहले में इंट्रोडक्शन बताया जाता है। तो इसका है इंट्रोडक्शन, इसका मेनली नाम क्या है? तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ठीक है भाई, इसका लागू कब हुआ? जो भी ऑफिशियल गैजेट में हमारी सरकार द्वारा जो तारीख तय की जाती है उस टाइम यह लागू हो जाता है। यह पूरे भारत पर लागू है, यह भी आपको विचार करने की जरूरत है। ठीक है भाई, इसके बाद हम डेफिनेशंस की बात करें तो इसमें धारा नंबर 2 में जो भी मेन मेन डेफिनेशन है 4-5 वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले धारा नंबर 2 का पार्ट ए, जिसमें एग्रीव्ड वुमेन की डेफिनेशन को दर्शाया गया है। एग्रीव्ड वुमेन मतलब कि पीड़ित महिला, जिस महिला के साथ ऐसा कोई भी उत्पीड़न हुआ, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट हो, चाहे उसको फिल्म गलत दिखाई गई हो, चाहे सेक्सुअल फेवर मांगा गया हो, चाहे गलत शब्द बोला गया हो, चाहे गलत तरीके से देखा गया हो, ये सभी लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 2 के पार्ट ई में। 2 के पार्ट ई में क्या बताया गया है? डोमेस्टिक वर्कर की, डोमेस्टिक वर्कर कौन? जैसे भाई आपके घर में पोछा मारने वाली आती है, कोई झाड़ू पोछा मन बर्तन धोने वाली या खाना बनाने वाली, या ऐसी किसी के घर में भी या किसी कोठी पे काम करने जाती है, उसको डोमेस्टिक वर्कर बोलते हैं। तो ऐसी महिलाओं को भी श्रेणी में रखा गया है यदि उनके साथ ऐसा कोई भी लैंगिक उत्पीड़न होता है। तो इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 2 का पार्ट के। तो इसमें याद कर सकते हैं प्रेस्क्राइब्ड, जैसे भाई आप ABCD कोडिंग डिकोडिंग में नहीं होते, रीजनिंग में हम यदि बात करें तो के अपोजिट पी आता है, काला पानी, तो इसमें भी आप याद कर सकते हो 2 के पार्ट के में पी प्रेस्क्राइब्ड याद कर सकते हो। ठीक है भाई, 2 के पार्ट ओ में वर्क प्लेस, कोई भी महिला मीन्स एक कार्य स्थल, किस कार्य स्थल पर वह महिला कार्य कर रही थी जिसके खिलाफ ऐसा मीन्स जिसके साथ ऐसा लैंगिक उत्पीड़न हुआ है। ठीक है भाई, 2 के पार्ट एन में सेक्सुअल हरासमेंट की, सेक्सुअल हरासमेंट क्या क्या होगा ये अभी मैंने आपको बताया था, गलत तरीके से देखना, फिर गलत फिल्म दिखाना, सेक्सुअल फेवर मांगना, टच करना, ये सभी उसमें आते हैं। ठीक है भाई, तो आप आसानी से इसको भी याद कर सकते हो। मैं एक एक आपको पॉइंट बता रहा हूँ, आपको इन पे मीन्स यार ज्यादा मैं टाइम इसलिए नहीं ले रहा कि ना जाने कितने सारे एक्ट में मैं सभी एक्ट आपको करवाने वाला हूँ। यदि एक एक्ट में मैं 30-30 मिनट, 40 मिनट या 1 घंटा लेने लग गया तो आप मेरे को लगता नहीं कोई भी देखेगा या उसको करेगा। तो 8-10 मिनट की मैं सभी एक्ट करवा देता हूँ आपको, और जो मुख्य धाराएं आपके पेपर में आने वाली है वो भी मैं कवर अप करवा सकता हूँ। ठीक है भाई, और ये आम नागरिक के लिए भी ये सभी धाराएं बहुत ही जरूरी है। ठीक है भाई, तो हमने बात की धारा नंबर 2 के पार्ट हो गए, जो भी मेन में डेफिनेशन थी मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। अभी बात करते हैं धारा नंबर 3 की, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, मीन्स रोकथाम के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और इसमें सेक्सुअल हरासमेंट में क्या क्या चीजें आती है। तो क्या क्या चीजें आती है मैंने आपको बता दिया। सेक्सुअल फेवर मांगना जो पहले 509 में बताया गया था, शरीर जो गलत बोलते हैं या गलत देखते हैं मीन्स गलत तरीके से, तो पहले 509 IPC लगाते थे, अब 79 BNS लगाएंगे। तो भाई इस तरह की रोकथाम के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लेनी चाहिए, क्या क्या चीजें इसमें काउंटेबल है, तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट आपकी धारा नंबर 3 में बताया गया है। ठीक है भाई, इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 4 का, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी मतलब कि ICC, इसका कॉन्स्टिट्यूट मतलब की स्थापना करी जाएगी ऐसी कमेटी का, जो जहां भी 10 या 10 से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हो, जिस भी ऑफिस में या जिस भी डिस्ट्रिक्ट में या जिस भी कार्यस्थल पर, तो उनमें से जो सबसे सीनियर महिला रहेगी उस महिला को उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके अलावा हमारे वहां से 2 NGO लेने पड़ेंगे आपको, एक NGO और 2 जो वर्कर, उस जो भी आपका पर्टिकुलर ऑफिस में 10 या 10 से ज्यादा लोग कार्य कर रहे हैं, उसमें जो लोग वो महिलाओं के हित के बारे में सोचते हो, महिलाओं के भलाई के बारे में, उनके उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के बारे में विचार रखते हो, तो ऐसे 2 लोगों को काउंट करेंगे, वो चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। परंतु ये 4 सदस्यों की टीम होगी, 4 सदस्यों की टीम में सिर्फ 2 महिलाएं होना जरूरी है, मीन्स हाफ हाफ दोनों में डिवाइड करेंगे। इनका टेन्योर रहेगा, मीन्स ये 3 साल के लिए काम करेंगे। ये एक एक वर्ड भाई मेरा बहुत जरूरी है, आप ये मत सोचना कि कहीं से भी कुछ भी बोल रहा है, आपको एक एक वर्ड ध्यान देने की जरूरत है। ये भी पेपर में आपका आ सकता है कि भाई ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कौन सी धारा में आएगा, धारा नंबर 4 में। इनका टेन्योर कितना रहेगा, 3 साल का रहेगा। इनको कितने सदस्य रहेंगे, 4 सदस्य रहेंगे। इनका अध्यक्ष कौन होगा, ये होगा। मतलब कि इसमें महिलाएं कितनी होगी, आधी महिलाएं होगी। NGO कितने रहेंगे, NGO 1 होगा। 2 पुरुष रहेंगे, वो कौन रहेंगे, उसी ऑफिस के रहेंगे जिनको इसके बारे में मतलब महिला हित के बारे में सोचते हो भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 5। इसमें बताया गया कि यार डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो भी भाई DM हो, SDM हो, या जिसको भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 6, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोकल कंप्लेंट कमेटी। मतलब कि जो 10 या 10 से अधिक महिलाएं हैं वहां पे तो आपने ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बना दिया, परंतु जहां एक महिला डोमेस्टिक वर्कर है, वो किसी के घर में पोछा मारने जा रही है, उसके साथ ऐसा कोई लैंगिक उत्पीड़न होता है, तो वो कहाँ जाएगी भाई, तो उसको उसके लिए बनाई गई है ये धारा नंबर 6, लोकल कंप्लेंट कमेटी। हर डिस्ट्रिक्ट में चाहे ग्राम सभा हो, मतलब आपके ग्रामीण लेवल पे हो चाहे उच्च लेवल पे हो,
तो ऐसे लेवल पे आपको यह कमेटी मिल सकती है। इस कमेटी की सहायता लेके आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। ठीक है भाई, इस कमेटी में वही 4 सदस्य रहेंगे। 4 सदस्य, एक बहुत ही विख्यात महिला उस पूरे इलाके की, उस महिला को अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके अलावा आपके वहां के 2 एनजीओ रहेंगे। 2 एनजीओ कौन रहेंगे? एक को जिसको विधिक जानकारी हो और महिलाओं के हित के बारे में सोचते हो भाई। ठीक है, एक महिला ऐसी लेंगे जो भी किसी भी ऑफिस में कार्य करती हो और जो अच्छे पद पर हो, चाहे वो भाई इरिगेशन डिपार्टमेंट में हो, डीएसपी हो, या किसी भी एसएचओ हो, या कोई भी ऐसे डिपार्टमेंट में हो, और जो महिलाओं के बारे में, हित के बारे में सोचती हो। और इसमें भी भाई आधी आधी महिलाएं और आधे पुरुष होंगे। ठीक है भाई, इनके धारा नंबर 7 में क्या बताया? इनका टेन्योर और इनका जो मैंने आपको बता दिया है, 3 साल के लिए ये दोनों कमेटी, आईसीसी हो या एलसीसी हो, दोनों कमेटी 3 साल के लिए कार्यकाल पे रहेगी। इसके अलावा इसमें 4 सदस्य रहेंगे भाई। ठीक है, और इनको पैसा कौन देगा? पैसा देगा इनका नियोजक। ठीक है भाई, जो ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट अपने एनजीओ के थ्रू, मीन्स अपने जो भी उनके कार्यपालक अधिकारी है, एसडीएम या डीएम के थ्रू उनको एनजीओ को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है भाई। धारा नंबर 8 में इन पैसों के बारे में बता दिया कि पैसे कौन देगा, उनको पैसे प्राप्त होंगे एनजीओ को। ठीक है भाई। धारा नंबर 9 में बताया गया है कि कंप्लेंट, यदि किसी भी महिला के साथ ऐसा लैंगिक उत्पीड़न होता है तो कंप्लेंट वो दर्ज करवाएगी 3 महीने के अंदर अंदर। ठीक है भाई, कोई भी पीड़ित महिला है जिसके साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो उस घटना के तुरंत 3 महीने के अंदर अंदर उसको शिकायत दर्ज करवानी पड़ेगी, और जो भी उसके पास सबूत है वो उनको पेश करने पड़ेंगे। यदि वो महिला दर्ज नहीं करवा पाती है तो उसके रिलेटिव भी, यदि उसको डर है भाई उसका डिमोशन हो जाएगा, उसकी बेइज्जती हो जाएगी, तो वो अपने किसी रिलेटिव के सहारे भी, उनके थ्रू भी वह कंप्लेंट दर्ज करवा सकती है। और कोई महिला 3 महीने के अंदर यदि कंप्लेंट दर्ज नहीं करवा पाती है तो उनको वैलिड रीजन देने पड़ेंगे। 3 महीने के बाद भी कंप्लेंट दर्ज करवा सकती है, परंतु वैलिड रीजन, अब मेरे को तो मारने की धमकी दी गई थी, मेरे को तो यह धमकी थी, तो उसके आधार पर उसकी 3 महीने के बाद भी उसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है भाई। ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 10 कॉन्सिलिएशन मीन्स नेगोशिएशन मीन्स समझौता। तो समझौता हमेशा भाई पीड़ित पक्ष की ओर से ही होगा। यदि वह चाहेगी कि भाई समझौता करना चाहती है, सिर्फ डरा धमका के, या उसको भाई डरा दिया जाए, उसकी थोड़ी बेइज्जती कर दी जाए, उसी से भी उसका सुपीरियर ऑफिसर या जो भी लैंगिक उत्पीड़न करता है वो मान जाता है तो उनमें समझौता करवा दिया जाएगा। परंतु इस धारा के तहत उसको कोई भी, उस महिला को कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। जो कंपनसेशन की हम बात करेंगे धारा नंबर 15 में भाई। ठीक है। हाँ, और इसमें पीड़ित ना जो आरोपी पक्ष है उसकी तरफ से कोई भी समझौते की अपील नहीं किया जा सकती, और उसके कहने पे समझौता हो भी नहीं सकता भाई। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 11 की। धारा नंबर 11 में बताया गया कि इंक्वायरी, ऐसे केसेज में इंक्वायरी कैसे होगी? तो इंक्वायरी 10 दिन के अंदर अंदर, ये हमारी जो आईसीसी है या एलसीसी है, ये अपनी रिपोर्ट पेश करेगी कि भाई उस जो पर्टिकुलर एक्यूज्ड है उसकी गलती है या नहीं है। यदि उसकी गलती है तो हमारे जो पहले हम आईपीसी की धारा नंबर 509 के तहत मुकदमा दर्ज करते थे, अब बीएनएस की धारा नंबर 79 में उसका मुकदमा दर्ज कर देंगे। थोड़ा सा और गंभीर अपराध हुआ तो धारा नंबर 354 354 ए ऑफ आईपीसी में करते थे, अब धारा नंबर 74 और 75 में उसका मुकदमा दर्ज कर देंगे। ठीक है भाई। और यदि महिला झूठी है, महिला गलत एविडेंस प्रोवाइड करती है, मेलिशियस उसकी इंटेंशन है, तो उस महिला के खिलाफ भी धारा नंबर 9 के तहत कार्रवाई करवा दी जाएगी भाई। ठीक है। अब बात करते हैं धारा नंबर 12 कि पेंडिंग केस में भाई व्हाट टू डू इन केस ऑफ पेंडिंग केसेज। भाई केस तो भाई 90 दिन तक चलेगा, 90 दिन तक उनकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, 90 दिन बाद रिपोर्ट पेश करनी होगी, मीन्स निर्णय आएगा भाई। तो 90 दिन तक क्या उस महिला के साथ मीन्स उसी ऑफिस में रहेगी? तो भाई बिल्कुल भी नहीं। 90 दिन के दौरान उस महिला को सबसे पहले या तो उसको छुट्टी दी जाएगी 90 दिन की, जो कैजुअल लीव और ईएल लीव से अलग छुट्टी होगी भाई। ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात, उस महिला को या तो उसका ट्रांसफर दूसरे ऑफिस में कर दिया जाएगा, या उसका जो सुपीरियर ऑफिसर जिसने लैंगिक उत्पीड़न किया है उसका दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है भाई। इसके अलावा धारा नंबर 13 की बात तो हम यदि करें, अभी 12 की बात की कि पेंडिंग केसेस के दौरान हम क्या करेंगे, धारा नंबर 13 में जो इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई बढ़ जाएगी। आपके सिलेबस में नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं धारा नंबर 14 की मेलिशियस इंटेंशन के साथ, फॉल्स एविडेंस के साथ कोई फॉल्स कंप्लेंट देती है वो महिला, तो उसको इसमें दर्शाया गया है। और ऐसी यदि कोई महिला है तो उसको भी सजा मीन्स उसको भी सजा मिल सकती है धारा नंबर 9 के तहत, उसके ऊपर कंप्लेंट करके मुकदमा दर्ज करवा के। ठीक है भाई। तो धारा नंबर 15 में हम बात करते हैं कंपनसेशन की। कंपनसेशन जो मैं बात कर रहा था भाई, समझौता वाले 10 धारा नंबर 10 के तहत समझौता वाले मामले में उनको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, परंतु यदि धारा नंबर 11 के तहत जो मैंने बताया उनके खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाता है तो ऐसे उक्त व्यक्ति को, आरोपित व्यक्ति को, उस पीड़ित महिला को कंपनसेशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो कंपनसेशन के बारे में धारा नंबर 15 में बताया गया है। इसके बाद धारा नंबर 16 प्रोहिबिशन ऑन द, भाई जो भी प्रतिबंध रहेगा कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर, प्रेस में, अखबारों में इस तरह की
कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स हो उस महिला की, या फिर कोई भी उसके बारे में मेडिकल जांच हो, कंप्लेंट के बारे में हो, ऐसी कोई भी बात पब्लिश नहीं की जाएगी। यह प्रतिबंधित रहेगा। और यदि ऐसा कोई कार्य करता है तो अगली धारा नंबर 17 में उनको पेनल्टी भी दी जाएगी भाई, ठीक है। धारा नंबर 17 में क्या बताया है? पेनल्टी ऑन पब्लिशिंग एवरी सच थिंग, ठीक है भाई। अब बात करते हैं धारा नंबर 18। तो यदि कोई भी पीड़ित महिला है, उसके पक्ष में यदि चला जाता है और आरोपी भाई अपील करना चाहता है, तो आरोपी 30 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकता है। और यदि आरोपी के पक्ष में यह मामला चला जाता है, पीड़ित महिला संतुष्ट नहीं होती है, तो पीड़ित महिला भी 30 दिन के अंदर अंदर दोबारा से अपील कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 19। धारा नंबर 19 में बताया गया ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर, कि हमारा जो भी हमारे कार्यस्थल पर 10 या 10 से अधिक व्यक्ति है, वहां पर जो हमारा ऑफिसर है उसकी यह ड्यूटी बनती है, या फिर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है या जो हमारा नियोजक था उसकी यह ड्यूटी बनती है कि ऐसे एरिया को एक सूक्ष्म यार उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, ताकि महिला अपने आप को सेफ समझ सके। इस तरह की कोई भी गतिविधि ना करे, कोई भी ऐसा करते ना करे जिनसे वह सहज महसूस करे। इसके अलावा प्रत्येक ऑफिस या बड़ा आपका हेडक्वार्टर है वहां पे इस तरह का बैनर लगाया जाए या पर्चे लगाए जाए, ताकि उस जैसे अभी ये मैं बता रहा कि भाई कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न, इस 2013 एक्ट के बारे में सारी जानकारी वहां पर प्रोवाइड की जाए, ताकि ऐसी महिलाओं के साथ ऐसा कुछ होता है तो वे आवाज उठा सके, और करने वाले भी पहले से ही सतर्क रहे, पहले से जागरूक रहे, ऐसी कोई भी गतिविधि ना करें, ठीक है भाई। धारा नंबर 20 में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ड्यूटी बताई गई है, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस में नहीं है, आप फिर भी मैंने आपको बता दिया है। धारा नंबर 26 में वही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या नियोजक या एम्प्लॉयर जिनकी ड्यूटी बढ़ती है वे ड्यूटी नहीं करते हैं, तो उनको 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। और यदि दोबारा से यह कार्य होता है तो 1 लाख रुपए तक भी जुर्माना उनसे हासिल किया जा सकता है भाई, ठीक है। तो जो भी नियोजक है वह इस चीज का ध्यान रखे। इसके धारा नंबर 27 में और तो मेन चीज तो यही है कि भाई जितने भी इस तरह के केसेस होंगे वो सभी नॉन कॉग्निजेबल रहेंगे, मतलब असंज्ञेय अपराध रहेंगे, ठीक है भाई। इसके बाद धारा 29 थी, मतलब जो भी इसमें सुधार हो, एडिशन हो या फिर इसमें से हटाना हो, वो सब चीजें इसमें दी गई है, सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा विचार नहीं करना चाहूंगा इसके ऊपर। तो आज आपसे मैंने माइनर एक्ट के बारे में, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 के बारे में मैंने आपको बताया, एक एक चीज मैंने आपको बता दिया है। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एक बार 2 बार वीडियो देखें, आप लिख के देखें, और जब आपका एग्जाम हो एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। इसके अलावा मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं ले रहा भाई, 30 मिनट की 50 मिनट की बना दी तो आप देखोगे नहीं। और ये माइनर एक्ट है, 30 से 40 50 एक्ट है, मैं सभी एक एक आपको करवाता जाऊंगा। आप 5 से 10 मिनट की वीडियो मिलेगी, आप आसानी से उसको कवर अप कर सकते हो। और डेली आप मेरी ये वीडियो देखना चाहते हो माइनर एक्ट के ऊपर या किसी भी संहिता के ऊपर, तो आप मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।